तेलंगाना आरटीसी के 48,000 हड़ताली मुलाजमीन को हुकूमत ने बरतरफ कर दिया है। आरटीसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर नशी अश्विता मारेड्डी ने हुकूमत के फैसले की मजम्मत की है। इन्होंने कहा कि हुकूमत मुलाजमीन को खौफजदा करने की पॉलिसी इख्तियार कर रही है, लेकिन जेएसी इस तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है, क्योंकि दुनिया की तारीख में किसी भी मकाम से 48,000 मुलाजमीन को बैक वक्त बरतरफ नहीं किया जा सकता। इन्होंने हुकूमत का मौक़िफ़ इंतहाई आमिराना है, कहा जमहूरियत के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि रियासत में अब जमहूरियत को बचाने के लिए तहरीक शुरू की जाएगी। आरटीसी मुलाजमीन यूनियन के लीडरों ने आज गन पार्क पर एहतजाज करने की भी कोशिश की। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया और इंदिरा पार्क पर भी भूख हड़ताल करने की इजाजत नहीं दी गई। तो क्या है ये पूरा मामला, एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब आरटीसी मुलाजमीन को हिरासत में लिया जा रहा था। आरटीसी के 18,000 मुलाजमीन की छुट्टी कर दी गई है। रियासती सरकार की तरफ से उनकी बरतरफी की गई है। सीएम हाउस में आपको बता दें कि कल आला सतही मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। और इस फैसले के बाद अगर बात सियासी पार्टियों की जाए तो बीजेपी और सीपीआई, कांग्रेस, तमाम सियासी पार्टियां आरटीसी मुलाजमीन का साथ देती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच रियासती इंतजामिया की तरफ से आरटीसी मुलाजमीन को धरना करने, भूख हड़ताल करने की कोई इजाजत नहीं दी जा रही है। और अगर आरटीसी मुलाजमीन की तरफ से ऐसा किया जा रहा है तो उन्हें हिरासत में भी लिया जा रहा है। तो कई मुतालबात को लेकर आरटीसी मुलाजमीन हड़ताल पर गए थे। गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल थी, जिसके बाद रियासती सरकार, तेलंगाना सरकार की तरफ से, तेलंगाना हुकूमत की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। सख्त फैसला ये माना जा रहा है और इस फैसले की मुखालिफत भी की जा रही है। आरटीसी मुलाजमीन की तरफ से लगातार इसकी मुखालिफत की जा रही है। जो तेलंगाना आरटीसी मजदूर यूनियन के लीडर हैं, उनकी तरफ से भी आवाज बुलंद किया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस मसले पर हम तमाम लोगों को साथ लेने की कोशिश करेंगे, आवाम को भी साथ लेने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि त्योहार है, दशहरा है और बतकम्मा भी मनाया जा रहा है। लोग एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाने के लिए परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इन परेशानियों को कम करने के लिए तेलंगाना सरकार इक़दाम भी कर रही है कि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसकी वजह से इजाफी जो बसेज हैं उसको चलाने का भी फैसला लिया गया है, लेकिन फिर भी आवाम को परेशानियां पेश आ रही हैं। तो तेलंगाना आरटीसी के 48,000 हड़ताली मुलाजमीन को हुकूमत ने बरतरफ कर दिया है। और ऐलान बरतरफी के साथ ही साथ वजीर आला केसीआर ने यह भी किया कि अब नई जो रिक्रूटमेंट है उसे भी शुरू किया जाएगा। और इसके ऐलान के साथ ही बड़ी दिलचस्प बात यह देखने को मिली कि ऐलान के साथ ही आज डिपो में जो दरखास्त गुजार हैं, कंडक्टर और ड्राइवर, वो अपना एप्लीकेशन लेकर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। संजय, इस हड़ताल को लगातार सियासी पार्टियों का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है और वहीं अगर बात रियासती इंतजामिया और रियासती सरकार की जाए तो उनकी तरफ से इस फैसले में कोई नरमी नहीं दिखाई दे रही है। वहीं बात अगर आरटीसी मुलाजमीन की जाए तो उनकी तरफ से भी ये नहीं कहा जा रहा है कि हम हड़ताल वापस लेंगे, अब आर पार की लड़ाई के जैसा अब हो रहा है। बिल्कुल, जो है ऊपरी तौर पे जिस तरह से आरटीसी के जो कर्मचारी हैं वो सख्त नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें कुछ इस तरह की जानकारियां मिली हैं कि वो जो मर्जर की डिमांड है उस पर कुछ कर्मचारियों का कहना है कि मर्जर की डिमांड फिलहाल छोड़ दी जाए और बाकी अगर डिमांड्स पर, जो बाकी उनकी 23 डिमांड हैं, उन पर अगर सरकार विचार करने को तैयार होती है तो वो अपनी स्ट्राइक वापस लेने पर विचार कर सकते हैं। यानी मर्जर की डिमांड के लिए उनका कहना है कि जो आरटीसी को गवर्नमेंट में मर्ज कर लिया जाए, ये जो उनकी डिमांड है, इस डिमांड को लेकर वो थोड़ा नरमी बरत सकते हैं। और उनका कहना है कि इस पर कोई कमेटी का गठन कर दिया जाए जो इस पर विचार करे और उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर सरकार फैसला करे। तो फिलहाल जो है ये संकेत इस तरह के मिल रहे हैं कि जो आरटीसी एम्प्लॉइज हैं वो मर्जर की डिमांड से थोड़ा सा वो उसको टालने के, अगर सरकार उसको टालने के तैयार हो
और वो बाकी डिमांड्स को पूरी करे तो वो सरकार से बातचीत को तैयार है। बीजेपी ने भी अभी साफ कर दिया है कि वो मर्जर के पक्ष में नहीं है, लेकिन बाकी जिस तरह से 48,000 कर्मचारियों को निकाला गया वो उसका विरोध करती है। और बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं के लक्ष्मण, उनसे कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो इस तरह का फैसला एक साथ एक मुश्त 48,000 से ज्यादा कर्मचारियों को जो निकाला गया है वो एक तानाशाही पूर्ण, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि ये फैसला है और सरकार को जो है वो आंदोलन करने, प्रोटेस्ट करने और स्ट्राइक करने के अधिकार से सरकार किसी को वंचित नहीं कर सकती है। तो कुल मिला के अभी डेवलपमेंट ये है कि जो तेलंगाना मजदूर यूनियन है उसमें दो तरह के सुनाई पड़ रहे हैं। एक वर्ग ऐसा है जो किसी भी हाल में किसी भी डिमांड से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि दूसरा गुट जो है वो मर्जर की जो डिमांड है, जो मुख्य डिमांड है, उसको वो कह रहा है कि उस पर सरकार अगर कोई कमेटी गठन कर दे और उसके बाद जो है उस पर फैसला कर ले, लेकिन बाकी डिमांड अगर वो पूरी करने को तैयार होती है तो वो काम पे लौट सकते हैं। जी जी सर। तेलंगाना यूनियन की मुश्तरका जो डिमांड है वो एक होती है, तो क्या लगता है कि रियासती सरकार, तेलंगाना सरकार नरमी बरतते हुए इन लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएगी और जिस तरीके से सख्त रुख इख्तियार किया गया है तेलंगाना सरकार की तरफ से उसमें भी नरमी देखा जाएगा? अभी तक सना फिलहाल सरकार की तरफ से इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कल जिस तरह से बैठक में स्पष्ट तौर पर कहा कि अब ये एक ऐसा सिरदर्द है जिसका इलाज करना बहुत जरूरी है। ये पिछले 40 सालों से एक सिरदर्द बना हुआ है आरटीसी और इसका इलाज करना बहुत जरूरी। तो जो सीएम का जो रुख था जो हाई लेवल कमेटी की मीटिंग में, उससे तो साफ तौर पे लगता है कि सरकार जो है वो किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं है या किसी भी हाल में नर्म रुख अपनाने को तैयार नहीं है। और सीएम के कल इस बयान के बाद से स्थितियां जो है वो कोई भी पार्टी का नेता अब इस पर नहीं बोल सकता है और जाहिर तौर पर जो मुख्यमंत्री ही इस मामले में अब आगे का रुख स्पष्ट करेंगे कि क्या सरकार अगर मर्जर की डिमांड को छोड़ दिया जाए तो क्या बाकी डिमांड पर बातचीत करेगी और जो कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करने का उन्होंने जो फैसला किया है वो उस पर पुनर्विचार हो सकता है या नहीं। लेकिन जो है वो अभी की ताजा खबर यह है कि जो एम्प्लॉय यूनियन है आरटीसी का, उसमें दो स्वर सुनाई दे रहे हैं। एक तरह से जो उनमें एक राय नहीं है, वो गुट अलग अलग बन गए हैं। एक गुट है जिसका कहना है कि वो मर्जर की डिमांड पर छोड़कर बाकी डिमांड पर अगर सरकार कोई फैसला करती है तो वो जो है वो काम पर लौटने को तैयार है। लेकिन एक बड़ा धड़ा जो अभी इस पर है, जो जिसका ये साफ तौर पर कहना है कि वो आरटीसी को जब तक सरकार में मर्ज नहीं किया जाता तब तक वो स्ट्राइक वापस नहीं लेंगे। तो कुल मिला के एक डेडलॉक बना हुआ है। सरकार की तरफ से कोई किसी तरह के अभी फिलहाल संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन हमें जैसा सोर्सेज बता रहे हैं कि कोशिशें की जा रही हैं और ताकि कोई बीच का रास्ता निकल सके। और क्योंकि जाहिर तौर पर इतने ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का जो पॉलिटिकल रिपरकेशन होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे और दूसरे राजनीतिक दलों को इसका फायदा मिलेगा। तो वो उसमें बीच का रास्ता कैसे निकलेगा और किन मांगों को आरटीसी के कर्मचारी छोड़ेंगे और किन मांगों पर सरकार विचार करेगी अभी बहुत साफ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश आगे आने वाले समय में की जाएगी। जी, बेहद शुक्रिया संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील देने के लिए। तो बीजेपी लीडर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि ये मजदूरों के साथ नाइंसाफी है और इसके लिए मुलाजमीन की हक में हम हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। ताजुब हो रहा ये मुख्यमंत्री ये क्या तेलंगाना को क्या समझ रखा है। देश भर में ऐसा तो कोई चीफ मिनिस्टर इतना साहस नहीं किया। रातों रात 50,000 लोग कई सालों से दशाब्दों से जो काम कर रहे हैं उनको रातों रात निकाल के फेंक देना। आज तेलंगाना में तेलंगाना के लिए जो लड़े लोग आरटीसी वाले सबसे पहले जो स्ट्राइक किए तेलंगाना के, जब स्ट्राइक किए यही केसीआर ने जाके उस दिन वो जो सरकार थी उसको जिस तरह धमकी दिया, मालूम आप किससे खेल रहे हैं, आग से आप खेल रहे हैं। आज मैं वही बताना चाह रहा हूँ, आप आज आग से खेलना चाह रहे, जरूर आप इसको बुकना पड़ेगा। आज सिर्फ आरटीसी एम्प्लॉयज ही नहीं या स्टूडेंट्स हो या यूथ हो सभी तबाह हो गए हैं। जो आज बेरोजगार है और सेलेक्ट होने के बाद पोस्टिंग भी नहीं दिया जा रहा है, साल के ऊपर हो गया है, वो भी आज आके लड़ना। और लगभग
11-20 IAS ऑफिसर प्रोबेशनरी कंप्लीट होने के बावजूद आज लगभग 1 साल हो गया, उनको भी पोस्टिंग नहीं दिया। क्या बनना चाह रहे हैं आप? तेलंगाना को क्या करना चाह रहे हैं? अपना खुद का एक राज्यांग बना के चलाना चाह रहे हैं क्या? इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये जो लोगों के खिलाफ जो भी आज निर्णय ले जा रहा है उसके खिलाफ लड़ेंगे। जिस तरह हम इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए जिस तरह आप घोटाला करें, लगभग 27 स्टूडेंट्स जो खुदकुशी किया, हम नेशनल लेवल पर इश्यू बनाए, इसी तरह ये इश्यू भी हम नेशनल लेवल पर बनाएंगे। हमारे डेमोक्रेटिक हिसाब से जो लड़ना है हम उसके साथ जरूर लड़ेंगे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस और एनसीपी का मुश्तरका मंशूर आज जारी होने वाला है। इस ताल्लुक से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जाएगा। यशवंतराव चौहान सेंटर में मंशूर जारी होगा। दोनों पार्टियों के कद्दावर लीडरान भी मौजूद रहेंगे। शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मंशूर में किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी, छोटे कारोबारियों को होने वाले नुकसान समेत कई अहम मसाइल शामिल हो सकते हैं। और कितने बजे मंशूर होगा, हालांकि इसका वक्त 3 बजे का दिया गया था। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम जुड़ रहे हैं मुंबई से। वसीम, बताइएगा कितने बजे ये इंतखाबी मंशूर मुश्तरका तौर पर एनसीपी और कांग्रेस का जारी होने वाला है और कौन कौन से बड़े वादे इसमें दोनों पार्टियां कर सकती हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और एनसीपी के लिए जो इनकी घोषणा पत्र है काफी मायने रखते हैं और करीब 3 बजे इसे दोनों ही पार्टियां मिलकर एक साथ जारी करेंगे। उनके साथ ही उनके जो सहयोगी दल है वो भी इसमें मौजूद होंगे और कि कौन से चुनावी ऐसे वादे हैं, उन वादों के तहत ही चुनावी मैदान में दोनों ही पार्टियों को उतरना है। हमने देखा था कि कुछ दिन पहले एनसीपी अकेले के बल पे मैनिफेस्टो जारी करने की बात की थी, लेकिन कांग्रेस के बोलने के बाद वो रुक गई थी और आज बाकायदा सभी वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक होगी। बैठक के बाद जो उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा करके एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया है दोनों पार्टी की तरफ से और उसे सार्वजनिक किया जाएगा। जहाँ तक इस पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस एनसीपी सबसे पहले जो किसानों का मुद्दा है अहम मुद्दा माना जा रहा है। जिस तरह से किसान आत्महत्या हो रही है, जो किसानों को कर्ज दिया गया था वो कर्ज माफी पूरी तरह से नहीं मिल पाई है, किसानों को नया लोन नहीं मिल रहा है। इसे भी देखते हुए काफी ये माना जा रहा है कि किसानों को लेकर एक बड़े वादे किए जा सकते हैं। साथ ही युवाओं को जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, इनका ये कहना है कि उन बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी नई नई योजनाओं का एक तालमेल पूरी तरह से बीजेपी सरकार नहीं बिठा पा रही है, तो युवाओं के लेकर भी एक बड़ी घोषणा की जा सकती है। साथ ही जो बेघर है उन्हें अब तक घर मिला है या नहीं मिला, जिस तरह से देखा गया था कि बीजेपी ये दावे कर रही थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी को भी बिना घर के नहीं रहेगा, सभी को घर मिल जाएंगे, लेकिन अब तक वो नहीं मिल पाया है। इससे लेकर भी एक बड़ी योजना कर सकती है। साथ ही जिस तरह से छोटे व्यापारी है, खास करके जीएसटी लगने के बाद उन्हें किस तरह से दिक्कतें आ रही है या बड़ी व्यापारी किस तरह से उन्हें किस तरह की दिक्कतें आ रही है, तो उन्हें लेकर भी यानी कि ओवरऑल विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो स्थानिक मुद्दे हैं उस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश यहाँ से बीजेपी और एनसीपी की तरफ से की जाएगी। जी, तो एनसीपी और कांग्रेस का मुश्तरका ये मंशूर है जो जारी होने वाला है। तकरीबन 3 बजे मंशूर जारी होगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये दोनों पार्टियां मुश्तरका तौर पर जो मंशूर लेकर आती हैं, किन किन मुद्दों पर इस मंशूर में बहस होगी, चर्चा होगी और किन मुद्दों पर ये दोनों पार्टियां काम करना आगे चाहेंगे। बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। अफराधी क़ुव्वत की अदम मौजूदगी के सबब कश्मीर में लगभग 2000 करोड़ रुपए के तरक्याती काम रुके पड़े हैं। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर शेख आशिक अहमद ने इसका दावा किया है। वो श्रीनगर में न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि सरकारी और निजी सतह पर हाथ में लिए गए तामीराती प्रोजेक्ट गैर रियासती मजदूरों के वापस चले जाने से मुतासिर हुए हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत की एडवाइजरी के बाद ये मजदूर वापस लौट गए हैं। शेख आशिक ने कहा कि मौजूदा सीजन लगभग खत्म हो गया है और अब उन मजदूरों को वापस काम पर बुलाना होगा। पहली बात, जो भी हमारा यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे थे, 3 से 4 लाख हमारे स्किल्ड वर्कर्स थे यहाँ पे जो बाहर से आउटसाइड स्टेट था, मगर जैसे ही एडवाइजरी आ गई तो उनको कहा गया बाज़ाब्ता तौर पे कि आप यहाँ से निकल लीजिए। आज के डेट में अगर आप देख लीजिए कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बैठा हुआ है, कोई काम नहीं चल रहा है। मोर देन 2000 करोड़ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हमारे बैठे हुए हैं हमारे स्टेट के। इसके बरक्स जो आज इस साल इनको वो कंप्लीट करने थे नहीं हो पाएंगे। अब क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि काम करने के लिए हमारे पास वर्क फोर्स नहीं है। ये वर्क फोर्स है, ये 2 दिन में नहीं आ सकता। आपको टाइम लगेगा इनको फिर बुलाने में, इनकी सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने में, जो आज ऑन ग्राउंड विजिबल नहीं है।
तो ये मुश्किल होता है कि आपको बुलाना जो होता है ये बड़ा मुश्किल, बगाना तो बड़ा आसान काम है, मगर बुलाना जो, दावत देना, इनवाइट करना, आप आइए काम करिए इधर, हम सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको देते हैं, आप बिल्कुल माहौल ऐसा देते हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है। उनको कॉन्फिडेंस देना है आज के डेट में, जो कि लैगिंग है ऑन द ग्राउंड। तो वो लोग काम कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली दे वर आस्क्ड टू लीव। विद द रिजल्ट क्या है कि हम ही लोग सफ़र कर रहे हैं, अभी स्टेट सफ़र कर रहे हैं और स्टेट के लोग सफ़र कर रहे हैं। तो टोटल जो प्रोजेक्ट्स हैं टोटल सारे बंद पड़े हुए हैं, अभी बंद पड़े हैं, आप कहीं पे भी देख लीजिए, कोई काम नहीं चल रहा। इवन प्राइवेट काम सफ़र हो गया है, कोई भी प्राइवेट हो, गवर्नमेंट का काम हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम था, जो भी लाइक पीक पे था कि 80-90% पे था, वो भी रुके हुए हैं। और आपको पता ही हमारा काम सीजनल होता है यहाँ पे, विंटर में जहाँ पे समर में 80% काम निकलता है, विंटर में 20 to 30% काम निकलता है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये हमारे, क्या करें, अभी हम वेट ही कर रहे हैं, अभी आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या नवीयत रहेगी, तो देखते हैं, अल्लाह ताला बेहतर करना चाहिए। पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर के ताल्लुक से कहा कि वो पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के ताल्लुक से इन्हें नहीं मालूम कि वो पाकिस्तान जाएंगे या नहीं। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर जो बातें चल रही हैं उसमें क्या आपको लगता है कि जो मनमोहन सिंह जी को इनविटेशन मिला था उन्होंने एक्सेप्ट किया? और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आपको बताएंगे वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। मैं आज उनको मिला हूँ, ही इज़ वेरी कीन टू कम टू पंजाब। हमारे जो प्रोग्राम्स हैं इन डेरा बाबा नानक एंड ऑल्सो इन सुल्तानपुर लोधी, पाकिस्तान जाने की मैंने उनसे बात की थी। सुना 9 तारीख को एज एडवाइजर आपके साथ हो जाएंगे, ऐसी खबरें आ रही है बहुत। अरे हमारे क्या, मैं तो जाऊंगा नहीं जी। मैंने तो एक बार कह दिया है कि जब तक मेरे जवानों को आप मारते रहोगे तो मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। गांधी खानदान की एसपीजी सिक्योरिटी के कवायद बदले गए हैं। अब बैरून मुल्क सफर के दौरान भी एसपीजी रहेगी। पहले एसपीजी बैरून मुल्क सफर के दौरान एयरपोर्ट तक रहती थी और अब निजी दौरे पर भी बैरून मुल्क जाने पर एसपीजी साथ रहेगी। कांग्रेस ने एसपीजी के नए कवायद पर एतराज जताया है। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए मुंबई के आरे कॉलोनी में दरख्त काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अर्जी गुजारों को वो बुरी राहत मिली है। अब 21 अक्टूबर तक आरे में दरख्तों की कटाई नहीं होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले में महाराष्ट्र हुकूमत से जवाब तलब किया है। वाज़ेह रहे कि बीएमसी ने आरे कॉलोनी में 2600 पेड़ों को काटने की मंजूरी दी थी, जबकि आरे कॉलोनी के जंगल में 27 छोटे छोटे गांव भी हैं और 8000 आदिवासी इस जंगल में रहते हैं। इस वक्त आरे कॉलोनी में पुलिस का सख्त बंदोबस्त है। आरे कॉलोनी से गुजरने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है और साथ ही दफा 144 नाफिज है। हो गई है, उसके बाद से एक अहम आदेश ये जारी किया है कि उस आदेश पर यथास्थिति कायम रखने का ऑर्डर कर दिया है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट की अगले सुनवाई तक जब तक कोई आदेश नहीं दिया जाता है उस साइट पर कोई भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे। हमारे साथ एडवोकेट विनीत हैं, ये भी याचिकाकर्ता थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है हम इनसे जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एक आदेश दिया है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अब और फर्दर ट्री नहीं काटे जाएंगे। इसके क्या मायने लगाए जा सकते हैं? दी ऑनरेबल कोर्ट ने ये बोला है कि स्टेटस को मेंटेन होगा। तो स्टेटस को सिर्फ पेड़ काटने का स्टेटस को नहीं है, एनीथिंग विल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड देयर। जो जैसी चीज थी वो वैसे ही रहेगी, स्टेटस को रहेगा। और उसमें लर्नेड अटॉर्नी जनरल की स्टेटमेंट भी ली गई है कि वो फर्दर स्टेटस को मेंटेन करेंगे। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये पहले इको जोन नहीं था, नो सेंसिटिव जोन था, फॉरेस्ट लैंड पे नहीं था, ये तमाम दलीलें दी जाने लगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब मांगा कि आप भाई हमें नोटिफिकेशन की कॉपी दिखाइए, तो फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के पास उस समय नोटिफिकेशन की कॉपी मौजूद नहीं थी। जी, उनके पास नहीं थी, तो वो डेट मांग रहे थे और रादर कह रहे थे कि हमारे पास पेपर बुक भी पूरा नहीं है, तो इसलिए उन्हें नेक्स्ट डेट दी गई है। रादर हम सब भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन फाइल करेंगे, तब तक स्टेटस को मेंटेन रहेगा, ना एक पेड़ कटेगा ना ही कोई कंस्ट्रक्शन होगी। तो क्या माना जाए, एक बड़ी राहत मानी जाए? क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन ये है कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगा है, कंस्ट्रक्शन पर रोक नहीं लगा है। नहीं, स्टेटस को मतलब सर स्टेटस को, यानी नथिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड, नथिंग विल बी कट। और राहत इसलिए कि बीइंग अ मुंबईकर, मैं मुंबई से हूँ, पेड़ कटेंगे तो लोगों की सेहत पे फर्क पड़ेगा। एट द एंड मेट्रो क्यों बनाया जा रहा है? फॉर द डेवलपमेंट। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो डेवलपमेंट किसकी करेंगे?
एट दी एंड लोगों की हेल्थ, पब्लिक परसेप्शन, सब चीजें देखा जाएगा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सब चीजें कंसिडर की हैं। लर्नेड अटॉर्नी जनरल कहना चाह रहे थे बट उनको साफ शब्दों में ये कह दिया गया है कि स्टेटस को मेंटेन होगा टिल नेक्स्ट डेट। सुप्रीम कोर्ट अब ये एग्जामिन करेगा आने वाले दिनों में कि जो बीएमसी का ऑर्डर था डेवलपमेंट को लेकर, क्या वो सही है? जो पेड़ों की कटाई की जा रही थी वो क्या नियमों के मुताबिक की जा रही थी या कुछ और? ये तमाम दलीलें फिलहाल अब आने वाली डेट पे यानी कि 21 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा तब तय करेगा। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में ततापानी चश्मे से हजारों लोग मुस्तफीद होते हैं। ताहम इस इलाके में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। लोगों ने इंतजामिया से यहाँ के मसाइल हल करने की अपील भी की है। जिला रामबन के संगदलान इलाके में पाया जाने वाला ये कुदरती चश्मा कुदरत का बड़ा तोहफा है। कहा जाता है कि हजारों की तादाद में मरीज अब तक इस चश्मे से फैजियाब हुए हैं। लोगों के मुताबिक इस चश्मे में डुबकी लगाने के बाद कई अफराद ने बीमारियों से निजात पाई है। दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ का रुख करते हैं। इस चश्मे के ये फायदे हैं, जिन लोगों को उठाकर लाया जाता था यहाँ, वो यहाँ से चलकर जाते हैं। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, दमसाई, सर में जोर, छाती में जोर, इसका ये फायदे हैं कि इनसे कमी होती है। और मैं यहाँ पर आए, मुझे साल हो गया, उठा कर लाए थे 2 बंदे, पानी में 2 बंदे पकड़ कर रखते थे। तो इस साल में इंशाल्लाह सोटी से इधर चलते ही अल्लाह की बहुत नेमतें दी हम लोगों को, उस वजह से सब लोग आते हैं। ये जो यहाँ ये चश्मा है, जो पानी है, ये कुदरत का एक चश्मा है। इसमें शफा भी है, इसमें दुआ भी है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, उनमें मुख्तलिफ किस्म के तकालीफ होते हैं और यहाँ आते हैं, वो नहाने के बाद वो आराम मोश करते हैं और उनकी जो दिक्कतें हैं और जो सेहत में जो खराबी होती है वो नेचुरली कुदरत के करम से वो शफायाब हो जाते हैं। ये इलाका इंतजामिया की अदम तवज्जही का शिकार है। तता पानी तक जाने के लिए जो रोड है वो खस्ता हाली का शिकार है। लोगों को चश्मे तक पहुंचने में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर लोगों के ठहरने के लिए जो शेड तामीर किए गए थे उनकी भी अस्तरनो तामीर की जरूरत है। हमारा जो रोड है ततापानी संगदान तो ततापानी खस्ता हालत है, बिल्कुल इतना रश है आज यहाँ, लेकिन गाड़ियों को इतनी मुश्किलात का सामना करने बड़ी दिक्कत आ जाती है। यहाँ अकोमोडेशन नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से अगर बिल्डिंगें और बनेगी, हमारे पास जमीन भी है, तो लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पर जो लोग बाहर से आते हैं, लिफाफे वगैरह सब यहाँ फेंके जाते हैं, क्योंकि इन लिफाफों से गंदगी फैलती है, मक्खियाँ फैलती है, बीमारियाँ फैलती हैं। इसलिए इस आवाम से अपील हमारी ये है कि यहाँ लिफाफे वगैरह किसी किस्म की गंद नहीं, नीचे मत फेंको। लोगों का कहना है कि ततापानी जिला रामबन की सियाहत और मईशत का अहम हिस्सा बन सकता है। ताहम जरूरत इस बात की है कि इंतजामिया इस हवाले से संजीदा इक़दाम करे। साथ ही इलाके में साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा जाए ताकि कुदरत के इस बेशबहा खजाने को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।